चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में इस बार श्रद्धालुओं ने यात्रा का नया रिकॉर्ड बना दिया। दरअसल वहां एक महीने में ही 5 लाख से ज्यादा लोगों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए। ये हाल तब है जब इस बार बारिश और बर्फबारी से भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पिछली बार तक जहां हर दिन 15 से 20 हजार यात्री केदारनाथ धाम जाते थे, वहीं इस बार 20 से 24 हजार यात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस बार फिर सभी रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद जताई गई। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आए। वहीं इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने वहां गाड़ी से ही कुछ लोगों से मुलाकात भी की। धीरेन्द्र शास्त्री यहां अपना दिव्य दरबार लगाने पहुंचे हुए हैं। दिल्ली से देहरादून का रेल सफर अब और आसान हो गया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने इस रूट के लिए एक वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी। पीएम ने देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई। अब देहरादून से दिल्ली की दूरी करीब 4.5 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। इस उद्घाटन कार्यक्रम के मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में मौजूद रहे। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान से आए कुछ हिंदू परिवारों के लिए 40 बीघा जमीन अलॉट कर दी गई। कलेक्टर टीना डाबी और उनकी टीम ने इस भूमि का चयन किया और फिर इन परिवारों को ये जमीन देने का ऐलान किया। हालांकि अभी इन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली है। इस मौके पर टीना डाबी कुछ महिलाओं को मिठाई भी खिलाते नजर आए। वैसे कुछ दिन पहले ही ये परिवार जहां रह रहे थे, वहां पर प्रशासन ने अतिक्रमण की कार्रवाई की थी। इस पर कलेक्टर टीना डाबी की काफी आलोचना हुई थी, लेकिन अब जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही इन्हें बसाने की तैयारी पूरी कर ली गई। यहाँ पाकिस्तान से आए इन हिंदू परिवारों को कई मूलभूत सुविधाएं जल्द मिलने की बात भी कही गई। यूपी में लखीमपुर के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में एक साथ 3 भालुओं का झुंड नजर आया। दरअसल जब वन विभाग की एक टीम यहां रूटीन गश्त पर निकली हुई थी तो ये भालू नजर आए। इसके बाद उन्होंने इन भालुओं का वीडियो शूट कर लिया। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जुड़ी है हीट स्ट्रोक से। जी हां, मौसम का जो मिजाज है उसके हिसाब से कोई भी हीट स्ट्रोक यानी कि लू की चपेट में आ सकता है, क्योंकि कामकाज के लिए दिन में कभी ना कभी घर से बाहर जाना ही पड़ता है और घर से बाहर चिलचिलाती धूप मौजूद है। जरा सी लापरवाही हुई तो हीट स्ट्रोक होने का खतरा है। 2 दिन पहले दिल्ली एनसीआर में पारा 46 डिग्री के पार चला गया और इसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ गए। इसका खतरा आगे भी मौजूद है, इसलिए हीट स्ट्रोक से सावधान रहना जरूरी है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को इससे बचाने के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। मई के महीने में जब आसमान से आग बरस रही हो, गन्ने का जूस का सहारा होता है। झुलसाती हुई गर्मी में कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम राहत देती है और जब गला सूखने लगता है तब ठंडे पानी की एक घूंट अमृत से कम नहीं होती। लेकिन जब पारा 45 डिग्री के आसपास पहुंचता है तो पानी और गन्ने का जूस भी काम नहीं आता। घर में पंखे और कूलर बेअसर हो जाते हैं और सड़क पर गर्म हवा के थपेड़े चलना दूभर कर देते हैं। इस साल दिल्ली एनसीआर समेत लगभग पूरा उत्तर भारत ऐसी ही प्रचंड गर्मी का सामना कर रहा है और इसका परिणाम ये है कि बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ रहे हैं। पिछले दिनों सिर्फ गाजियाबाद में हीट स्ट्रोक यानी लू लगने की वजह से करीब 1100 लोग बीमार पड़े और 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ऐसे मौसम में जरा सी लापरवाही हीट स्ट्रोक की वजह बन सकती है, जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले ये समझ लीजिए कि हीट स्ट्रोक या लू क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं।
जब तापमान 45 डिग्री या उससे ज्यादा होता है तो शरीर का थर्मोस्टेट गड़बड़ाने लगता है। इससे सिर में दर्द, चुभन, पैरों में दर्द, दस्त, उल्टी और शरीर में अकड़न जैसे लक्षण सामने आते हैं। ऐसे हालात में अगर जरा सी लापरवाही हुई तो शरीर का थर्मोस्टेट काम करना बंद कर देता है और ये लक्षण गंभीर रूप ले लेते हैं। जब किसी को लू लगती है तो शरीर का पसीना तंत्र फेल हो जाता है और नतीजतन बिल्कुल पसीना नहीं आता। इसकी वजह से शरीर के अंदर का तापमान बढ़ने लगता है। 10 से 15 मिनट के अंदर शरीर का तापमान 104 डिग्री या इससे अधिक हो सकता है और इससे दिल, दिमाग, लिवर और किडनी के फंक्शन पर असर पड़ सकता है और इसकी वजह से जान भी खतरे में पड़ सकती है। कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि उनको लू लगी है, लेकिन अगर समय रहते इसे नहीं समझा गया तो परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए धूप से आने के बाद अगर त्वचा का रंग लाल दिखता है या त्वचा रूखी नजर आती है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती और उल्टी होती है तो सतर्क हो जाइए। चक्कर आ रहे हों और शरीर का तापमान बढ़ गया हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको लू लगी हो। इसलिए शरीर को ठंड पहुंचाने के लिए कूलर या पंखे में बैठें, शरीर को ठंडे पानी के कपड़े से पोंछें, सिर पर आइस पैक या गीला कपड़ा रखें और शरीर में पानी की कमी न होने दें। अगर इसके बाद भी राहत नहीं मिलती तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और इलाज करवाएं। इस मामले में खुद एक्सपेरिमेंट करना खतरनाक साबित हो सकता है। इसके साथ ही आपको समझना जरूरी है कि हीट स्ट्रोक की संभावना कब बढ़ जाती है। अधिक गर्म जगह पर लंबे समय तक रहने पर या ठंडे मौसम से अचानक गर्म जगह पर जाने से हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। गर्म मौसम में अधिक एक्सरसाइज करना भी हीट स्ट्रोक का कारण है। गर्मी में अधिक पसीना आने के बाद पर्याप्त पानी नहीं पीने से भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। अगर आप गर्मी में ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनसे हवा पास नहीं हो रही या पसीना नहीं निकल पा रहा, तो इससे भी हीट स्ट्रोक की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए प्रचंड गर्मी में हल्के रंग के और ढीले ढाले कपड़े पहनना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा पानी और लिक्विड डाइट लेना जरूरी है। इस मौसम में तेल, मसाले वाले खाने से परहेज करें। धूप में निकलने से बचें और निकलना पड़े तो शरीर को अच्छी तरह ढक के निकलें। सबसे अहम बात यह है कि बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारी वाले लोगों को हीट स्ट्रोक ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए खास तौर पर इनका ख्याल रखें। हीट स्ट्रोक से खुद भी सावधान रहें, दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बेहिसाब गर्मी के इस मौसम में हीट स्ट्रोक के अलावा और क्या खतरे हैं, साथ ही हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर हमने बात की गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अतुल कक्कड़ से। अगर एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर है तो कई मरीज हॉस्पिटल आ सकते हैं। इसमें हीट एग्जॉशन है, हीट स्ट्रोक है, ऐसी कंडीशंस हैं जो कि एक्सट्रीम हीट सेंसिटिव जो शरीर होता है उसमें होती है और इन कंडीशंस में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक ज़रूरी नहीं है बाहर अवॉइड करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। दूसरा, अगर ऐसा है तो छाता लेके जाएं या सिर को कवर करें ताकि एक्सट्रीम सनरेज नहीं पहुंचे हमारे शरीर में। जो लिक्विड्स हैं उसका यूज़ ज़्यादा करें, जैसे नारियल पानी है, नींबू पानी है, इसको ऑर्डिनरी पानी की जगह ये प्रेफर करें। एसी का है कि जो टेम्परेचर है इस तरह से होना चाहिए कि ना हमारे को ज़्यादा ठंड लगे, जो हमारा बाहर का जो स्किन है वो टेम्परेचर को सेंसिटाइज करता है और अगर लो चला जाएगा तो उसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी एक और चीज़ है, अगर हम बाहर अंदर हो रहे हैं तो वो भी शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो अगर एक टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है तो उसको वैसे ही रखें, एक्सट्रीम टेम्परेचर शिफ्ट नहीं होने चाहिए। जो ओल्ड एज है और जिनको प्रॉब्लम्स हैं, किडनी की ऑलरेडी, डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है या फेफड़ों की है, उनमें ऐसी प्रॉब्लम्स होने में बहुत जल्दी अंदर डिहाइड्रेशन होता है और किडनी पे जोर हो सकता है, ब्रेन पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो इन लोगों को तो एक्सट्रीमली ध्यान रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने अब शरद पवार से की है मुलाकात। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुंबई में एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा। वहीं दोनों नेताओं ने मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें पवार ने कहा कि ये लोकतंत्र बचाने का समय है। ऐसे में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए। उत्तराखंड के नरेंद्र में G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हो गई। इस बीच बैठक के लिए पहुंचे विदेशी प्रतिनिधि ऋषिकेश में गंगा आरती में भी शामिल हुए। वहीं देवभूमि में अपनी शानदार मेहमान नवाजी पर विदेशी मेहमानों ने खुशी जताई। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दीनदयाल अस्पताल से LNJP अस्पताल में शिफ्ट कर दिए गए। सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में चक्कर आने से गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। बताया गया कि सत्येंद्र जैन को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर सख्ती दिखाई। सीएम ने अधिकारियों को दोबारा अभियान चलाने के निर्देश दिए। सीएम के मुताबिक कुछ जिलों में फिर इस तरह लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंडियन नेवी ने इतिहास रच दिया। दरअसल लड़ाकू विमान MiG-29K ने रात के समय में पहली बार INS विक्रांत पर सफल लैंडिंग की। ये देश के आत्मनिर्भर अभियान की बड़ी सफलता है, क्योंकि INS विक्रांत एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और इस पर पहली बार रात के समय में MiG-29K ने ये सफल लैंडिंग की है। इस बड़ी कामयाबी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नौसेना की तारीफ की और उसे बधाई दी। पंजाब के सीएम भगवंत मान की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। केंद्र सरकार ने उन्हें Z+ सुरक्षा के निर्देश जारी कर दिए। अब CRPF के जवान भी देश भर में उनके साथ मौजूद रहेंगे। सीएम भगवंत मान को पहले ही पंजाब पुलिस से सुरक्षा मिली हुई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार तीसरे दिन बारिश हुई। वहीं कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ों में हुई इस बारिश का थोड़ा असर दिल्ली में भी महसूस किया गया और यहां लोगों को गर्मी से मामूली राहत मिली। सेना और वायुसेना एक बार फिर नेक काम के लिए सुर्खियों में आ गई। इनकी टीमें डोनेट किए गए दिल को जयपुर से दिल्ली लाने में सफल रही। दरअसल वायुसेना ने सेना के अस्पताल RR की एक मेडिकल टीम को तुरंत दिल्ली से जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज पहुंचाया और फिर वहां से हार्ट को सुरक्षित दिल्ली लाने में अहम भूमिका निभाई। इससे 19 साल की एक महिला को नई जिंदगी मिलेगी। सेना और वायुसेना के इस अभियान की काफी तारीफ हो रही है। पाकिस्तान में जारी सियासी घमासान के बीच अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किल और बढ़ गई। दरअसल अब इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी विदेश नहीं जा पाएंगे। उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए। इनके अलावा PTI के 80 और सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। नई संसद के उद्घाटन की जितनी तैयारी है, उतना ही समारोह को लेकर तकरार भी है। प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इस बात पर विपक्ष को ऐतराज है। अब बात उद्घाटन से आगे निकल गई है। जेडीयू ने कह दिया है कि सरकार में आए तो नई संसद का किसी और काम में इस्तेमाल होगा। देखिए नई संसद पर यह सियासी घमासान आगे कहां तक जाता है। संसद में हंगामे की तस्वीरें आपने देखी होंगी। अब संसद पर हो रहा संग्राम देखिए। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तकरार देखी होगी। अब नई संसद पर हो रहा घमासान देखिए। यूं तो लोकतंत्र का तकाजा है कि देश के गौरव से जुड़े मामले में पक्ष विपक्ष ताल मिलाकर चले, लेकिन सूरत हाल ये है कि प्रधानमंत्री को ये बात भी याद दिलानी पड़ती है। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। विडंबना देखिए, खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारतीय लोकतंत्र की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं और हाल यहाँ ये है कि नई संसद के उद्घाटन का ही विपक्ष बहिष्कार करने को तैयार है। कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने बाकायदा बयान जारी करके समारोह में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। विरोध इसलिए है कि संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं।
ये बॉयकॉट सिर्फ बॉयकॉट के नाम पर नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। और आपको समझाती हूँ कैसे। संविधान का अनुच्छेद 79 साफ तौर से कहता है कि संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और उसी राष्ट्रपति को उद्घाटन के हक से वंचित रखना गलत है, उनका घोर अपमान है, लोकतंत्र पे प्रहार है। राष्ट्रपति का पद जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है, अगर उसके द्वारा उद्घाटन नहीं होगा या उद्घाटन में वो आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा तो ये सरासर गलत है और एक गलत परंपरा की शुरुआत है। इस विरोध के पीछे दलील संविधान की है, लेकिन इसमें सियासत भी प्रचुर है। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष नहीं चाहता कि उद्घाटन का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को मिले, लेकिन देखने वाली बात है कि संसद की जिस नई बिल्डिंग के उद्घाटन पर ऐतराज है, बैठना तो विपक्ष को भी उसी बिल्डिंग में है। सबको फायदा होगा, सबके लिए सभी लोग बैठेंगे, अच्छा एकोमोडेशन है, बैठने का है। सभी एमपी को, कोई आता था तो एमपी को अपना व्यक्तिगत बात करने के लिए कोई जगह नहीं रहता था, अब हर एमपी को अपना बैठने का भी जगह मिलेगा। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को अनुमति देगा, इसलिए हम लोग इसका बहिष्कार करें। यानी विपक्ष का विरोध यहाँ तक जा चुका है कि अगर सत्ता मिली तो नई संसद में काम तक नहीं करने का दावा है, लेकिन ये दूर की कौड़ी है। फिलहाल विपक्ष के लिए तो यही गुड न्यूज है कि नई संसद के मुद्दे पर अपनी डफली, अपना राग वाली पार्टियां एकजुट हो गई हैं, या कम से कम एकजुट नजर आ रही है। तो विपक्ष का जवाब देने के लिए बीजेपी के मुख्यमंत्री भी मोर्चे पर डट गए हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। The boycott is obvious. They have opposed the construction of Parliament House at the first place, and they never thought that Prime Minister is going to, the construction of the Parliament building will be completed so soon. So everything has happened like a bouncer for the opposition. So just to save their face, they are enacting a drama of boycott. बहरहाल पक्ष और विपक्ष के इस घमासान से कुछ बनता बिगड़ता नजर नहीं आ रहा। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और कार्यक्रम पूरे विधि विधान से होगा। ये अलग बात है कि हो सकता है कि इस ऐतिहासिक मौके पर 20 विपक्षी पार्टियों के 242 सांसद गैर हाजिर रहें, लेकिन 5 विपक्षी पार्टियों समेत एनडीए में शामिल 18 पार्टियों के सांसद वहां मौजूद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नई संसद के उद्घाटन पर घमासान अपनी जगह है, लेकिन इस बीच समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। संभावना है कि उद्घाटन कार्यक्रम सुबह करीब 7 बजे से शुरू होगा और दोपहर 2:30 बजे तक चलेगा। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी नई संसद को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि राजनीति भी हो रही है, लेकिन मैं इस वक्त विजय चौक पर मौजूद हूं और ठीक संसद के सामने किस तरीके की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, साथ ही मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है, जो संभावित कार्यक्रम आज तक के पास मौजूद है उसके मुताबिक 7:30 से 8:30 बजे के बीच में हवन और पूजन का कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, इसके साथ साथ जो और भी मंत्री हैं सरकार में, वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे। 8:30 से 9 बजे के बीच में लोकसभा के अंदर संगोल को स्थापित किया जाएगा और वैदिक रीति रिवाजों के साथ इस संगोल को लोकसभा के अंदर जो लोकसभा स्पीकर हैं उनकी कुर्सी के नजदीक स्थापित किया जाएगा।
यही नहीं, 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में सर्वधर्म प्रार्थना की जाएगी, जिसमें शंकराचार्य सहित दूसरे जगहों से जो ऋषि मुनि आएंगे उनकी तरफ से इस पूरी प्रार्थना को संपन्न किया जाएगा। दूसरा चरण 12 बजे के आसपास शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रगान किया जाएगा। उसके बाद 2 छोटी-छोटी लघु फिल्में दिखाई जाएंगी, जिसमें संसद का निर्माण किस तरीके से हुआ है, कितने लोग शामिल थे, इन तमाम चीजों की इस लघु फिल्म में जानकारी दी जाएगी। साथ ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो हैं वो भी इस दौरान संबोधन कर सकते हैं। जानकारी ये भी है कि डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरिवंश उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश भी इस दौरान पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सिक्का और स्टैंप भी जारी किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और 2:30 बजे के आसपास ये पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इनका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 99 अंक चढ़कर 61,873 पर पहुंचा। निफ्टी 36 अंक चढ़कर 18,321 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली। मेटल और पीएसयू बैंक को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में गिरावट रही। सोना 430 रुपए चढ़कर 60,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी भी 750 रुपए की गिरावट के साथ 72,450 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। यानी 10 ग्राम सोने की कीमत 60,250 रुपए और 1 किलो चांदी की कीमत 72,450 रुपए हुई। डीजीसीए ने संकटग्रस्त एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट से अपनी योजना बताने को कहा है कि वो कैसे अपना परिचालन फिर से शुरू करेगी। जवाब के लिए एयरलाइन को 30 दिन का समय दिया गया है। इससे पहले डीजीसीए ने एयरलाइन से संचालन योग्य विमान, पायलट और अन्य कर्मियों, देखभाल प्रबंधन और फंड समेत अन्य चीजों की जानकारी देने के लिए कहा था। स्वैच्छिक दिवाला कार्रवाई का सामना कर रही गो फर्स्ट की उड़ान सेवाएं 3 मई से बंद हैं। उपभोक्ता मंत्रालय एक योजना पर काम कर रहा है, जिससे ग्राहक को टैबलेट या कैप्सूल का पूरा पत्ता लेने के बजाय उतनी ही गोलियां खरीदने की छूट मिलेगी जितनी उनको जरूरत है। इसके लिए नियम बनाया जाएगा कि दवा के पत्ते के हर हिस्से में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखी होगी। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री इसके लिए फार्मा सेक्टर के साथ मिलकर काम कर रही है। साथ ही दवा के पत्ते के दोनों तरफ या हर टैबलेट पर QR कोड छापने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। 108 साल पुरानी कंपनी हिंदुजा समूह ने एक बार फिर से नया इतिहास बना दिया है। लगातार 5वीं बार वो संडे टाइम्स की रिच लिस्ट में नंबर 1 बने हैं। इस लिस्ट में ब्रिटेन में रहने वाले टॉप 1000 परिवारों या व्यक्तियों के नेटवर्थ के आधार पर उनकी रैंकिंग की गई है। अभिनेता आशीष विद्यार्थी ने शादी कर ली है। जी हाँ, इसके साथ ही फिल्मी जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आपको लिए चलते हैं फिल्मी मोड़ पर। निर्माता आनंद पंडित की मलयालम ब्लॉकबस्टर फिल्म 2018 अब हिंदी में रिलीज होगी। 26 मई को सिनेमाघरों में इसका हिंदी वर्जन देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी 2018 में केरल में आई बाढ़ पर आधारित है। इसमें बाढ़ से उपजे हालातों से जूझते लोगों की कहानी बताई गई है। फिल्म का निर्देशन अवार्ड विनर डायरेक्टर जूड एंथनी जोसेफ ने किया है। फिल्म साउथ में जमकर कमाई कर रही है। ब्लडी डैडी के बाद शाहिद कपूर अब सिद्धार्थ रॉय कपूर और जी स्टूडियो की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का निर्देशन लोकप्रिय मलयालम निर्देशक रोशन एंड्रयूज करेंगे और इस फिल्म में शाहिद कपूर एक पुलिस अधिकारी के किरदार में दिखेंगे। फिल्म अगले साल पर्दे पर आएगी, हालांकि अभी फिल्म का नाम तय नहीं हुआ है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का फर्स्ट लुक जारी हुआ। करण जौहर ने अपने जन्मदिन के मौके पर फिल्म का पोस्टर जारी किया। इस फिल्म का निर्देशन करण जौहर कर रहे हैं। ये फिल्म इसी साल 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि इसकी रिलीज डेट में पहले कई बदलाव हो चुके हैं। सिक्योरिटी घेरा तोड़कर आए लिटिल फैन को सलमान खान ने गले लगाया। दरअसल सलमान खान अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान उनका एक लिटिल फैन वहीं पर मौजूद था। इस बच्चे ने जब सलमान खान को एयरपोर्ट पर देखा तो वो भागता हुआ उनकी तरफ पड़ने लगा। सलमान खान के बॉडीगार्ड्स की नजर उस पर नहीं पड़ी, लेकिन सलमान खान ने उसे देख लिया और आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। बॉलीवुड एक्टर आशीष विद्यार्थी ने शादी की। खास बात यह है कि वो 60 साल के हैं। ऐसे में उनका ये कदम सबको चौंका रहा है। उन्होंने असम की रहने वाली रूपाली बरुआ के साथ कोर्ट में शादी की है।
और न्यूज फर्स्ट पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज से जुड़ी खबर। कोलकाता पोर्ट के अधिकारियों ने बताया है कि 8 दशक पुराने हावड़ा ब्रिज के कंप्लीट हेल्थ चेकअप की तैयारी शुरू हो गई है। हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज कोलकाता और हावड़ा शहरों को जोड़ता है। ब्रिटिश राज में बना हावड़ा ब्रिज अब 80 साल पुराना हो गया है। ऐसे में अब इस ऐतिहासिक ब्रिज के कंप्लीट हेल्थ चेकअप का फैसला किया गया है। 11 साल बाद होने वाला ये हेल्थ चेकअप ब्रिज की रूटीन देखभाल से अलग होगा। कोलकाता पोर्ट के चेयरमैन के मुताबिक हेल्थ चेकअप का काम IIT मद्रास की सलाह पर किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस डिटेल्ड चेकअप के दौरान मिले इनपुट से ब्रिज की बेहतर देखभाल करने में मदद मिलेगी। 405 मीटर लंबे और 24.6 मीटर चौड़े हावड़ा ब्रिज को रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है। 1943 में उद्घाटन के बाद से ही हावड़ा ब्रिज कोलकाता की पहचान और शान बना हुआ है। 1926 में सर RN मुखर्जी की अगुवाई वाले कमीशन की सिफारिश के बाद इस सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण का काम शुरू हुआ था। इस ब्रिज पर रोजाना करीब 80,000 वाहन गुजरते हैं और लगभग 4 लाख पैदल यात्री इसका इस्तेमाल करते हैं। हैकर्स के निशाने पर हैं अमेरिकी सैन्य ठिकाने। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। अगले 2 हफ्तों में BSNL की 4G सेवा को लॉन्च कर दिया जाएगा। केंद्रीय IT और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बड़ा ऐलान किया। उनके मुताबिक 200 जगहों पर 4G नेटवर्क का ट्रायल जारी है। साथ ही अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नवंबर-दिसंबर तक BSNL के 4G नेटवर्क को 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। खबर है कि फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने छंटनी का एक और दौर शुरू कर दिया। इस बार भारत में भी बड़े अधिकारियों पर गाज गिराई गई। साथ ही कई कर्मचारियों को भी छंटनी का मेल भेजना शुरू कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया कि कुछ हैकरों ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इन हैकरों को चीन का समर्थन हासिल है। इस हैकिंग ग्रुप का नाम वोल्ट टाइफून है और वो आगे भी फिर ऐसी कोशिश कर सकता है। इस वक्त में अब सोशल अड्डा पर रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा प्राचीन भारत के वेदों से जुड़ा है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन S सोमनाथ ने वेदों को लेकर बड़ी बात कही है। इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा है कि विज्ञान के मूल सिद्धांत प्राचीन भारत के वेदों से ही निकले हैं। सोमनाथ के मुताबिक अलजेब्रा, स्क्वायर रूट, समय की गणना, आर्किटेक्चर, ब्रह्मांड की संरचना और यहां तक कि एविएशन की जानकारी भी सबसे पहले वेदों में ही मिली थी। इसके बाद ये सारा ज्ञान अरब के रास्ते होते हुए यूरोप के पश्चिमी देशों में पहुंचा और विदेशी वैज्ञानिकों ने इसे अपनी खोज बताकर दुनिया के सामने पेश किया। इसरो चीफ ने ये बातें उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कही। सोमनाथ ने बताया कि दिक्कत ये थी कि भारतीय वैज्ञानिकों का ये सारा ज्ञान संस्कृत भाषा में था और ये भाषा तब लिखी नहीं जाती थी। लोग एक दूसरे से संस्कृत भाषा में ज्ञान लेते थे और सिर्फ सुनकर ही याद रखते थे। इस तरह ये भाषा बची रही। हालांकि बाद में लोगों ने संस्कृत के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करना शुरू किया। माना जाता है कि पाणिनि ने ही संस्कृत व्याकरण के नियम लिखे। सोमनाथ ने कहा कि संस्कृत में लिखा गया भारतीय साहित्य न केवल दार्शनिक रूप में महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक नजरिए से भी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अध्ययन में कोई अंतर नहीं। इसरो चीफ ने बताया कि हजारों साल पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिजिक्स, एरोनॉटिकल साइंस जैसे विषयों पर अपना शोध संस्कृत में लिखा था, जिनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया और न ही उन पर ज्यादा रिसर्च की गई। सोमनाथ ने अपनी बात को समझाने के लिए एस्ट्रोनॉमी पर लिखी किताब सूर्य सिद्धांत का उदाहरण दिया, जिसे माना जाता है कि 8वीं सदी में वो लिखा गया था। उन्होंने कहा कि रॉकेट साइंटिस्ट होने के नाते ये उनके लिए काफी चौंकाने वाली बात थी कि संस्कृत में लिखी गई इस किताब में सोलर सिस्टम, टाइम स्केल, पृथ्वी का आकार और इसकी परिधि के बारे में बातें लिखी गई थी, जिसे बाद में पश्चिमी देशों ने बताया और खुद क्रेडिट ले लिया। ये जो बातें इसरो प्रमुख ने कही हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या कहेंगे, इस पर किस तरह मुहर लगाएंगे? ये इसरो प्रमुख माधवन जी ने जो बात कही है, उनके द्वारा कहा गया जो कथन है, ये पूरी तरह से सत्य है। यह
पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से इन बातों को दबा दिया गया था। वेदों में ही समस्त विज्ञान का मूल छिपा हुआ है और वेदों के माध्यम से ही समस्त जो जिसे आज हम विज्ञान कहते हैं वह प्रस्फुटित हुआ है और समाज में उसने तरक्की की है। हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है, ये ज्योतिष विज्ञान पर ही हम आज जो है दिन के बारे में अगर जानते हैं कि दिन रविवार है या सोमवार है, मंगलवार है, जो आधुनिक विज्ञान आदि में दिन का जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे आदि लिए हैं, तो वो दिन का ज्ञान जो है ज्योतिष से ही मिला है। आज जब कोई वैज्ञानिक इस तथ्य को अपने पक्ष से कहता है तो हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें पुनः अपने आत्मालोचन की और जो हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, उस भारतीय ज्ञान परंपरा का हम आलोडन करें तो केवल चिकित्सा ही नहीं, धातु विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, आदमी के गर्भस्थ शिशु के प्रति माह का विकास किस प्रकार से होता है, ये वराह मिहिर ने अपने ग्रंथों में कहा है। और जहाँ तक बात है कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान की बात, तो हमारे साथ ही समानांतर रूप से पाश्चात्य देशों में भी इसका विकास हुआ और वो यहीं से इस विद्या को सीखे। इसका भी उल्लेख वराह मिहिर ने किया कि म्लेच्छों ने, यवनों ने, अन्य देशों में भी ये विद्या यहाँ से गई। तो भारतीय वेद वेदांग में सभी प्रकार के ज्ञान की स्वीकार्यता है। प्राचीन काल में जो हमारे यहाँ बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे, नालंदा, तक्षशिला इत्यादि, एक एक ब्रांच में कितने, मतलब एक स्कंध में कितने ब्रांचेज पढ़ाई जाते थे। आचार्य वहां लिखते हैं कि त्रुट्यादि प्रलयांत, आचार्य भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में आचार्य वराह मिहिर भी इसी बात को कहते हैं कि त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मान प्रभेद क्रमान चारश्च द्विषदान द्विधाच गणितम प्रश्नस्तथा सोत्तरः भू धीष्ण्य ग्रह संस्थितेश्च कथनम यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धांतः स उदाहृतोत्र गणित स्कंध प्रबंधे बुधै। अर्थ देखिए कितना वैचित्र है, किन किन ब्रांचेज को यहाँ पढ़ा रहे सिद्धांत में। कहते हैं त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना, मैंने त्रुटि से लेकर के और प्रलय पर्यंत तक जो है समय की गणना, और मानव प्रभेद क्रमांत। आज हम जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट यूनिट यूज कर रहे हैं, चाहे वो रुपए पैसे का व्यवहार हो, चाहे मीटर किलोमीटर का व्यवहार हो। ट्रंप को अपनी ही पार्टी में लगा है बड़ा झटका, तो चीन में अगले महीने हर हफ्ते आ सकते हैं 6.5 करोड़ कोरोना केसेस। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। दरअसल फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने बड़ा ऐलान किया। वो भी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की रेस में शामिल हो गए। डेसेंटिस को ट्रंप का सहयोगी माना जाता है, लेकिन अब रॉन की दावेदारी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती बताई जा रही है। अमेरिकी संसद में हुई हिंसा के मामले में एक दोषी को 4.5 साल जेल की सजा सुनाई गई। रिचर्ड बिगो बार्नेट नाम के इस दोषी की एक तस्वीर भी अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। इसमें बार्नेट पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दफ्तर में डेस्क पर पैर रखकर बैठे हुए दिखाई दिया था। ऐसे में उसे सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत 8 मामलों में दोषी पाया गया। हालांकि अदालत में सुनवाई के दौरान उसने अपनी गलती भी मानी थी। मैक्सिको के पास कैरेबियाई सागर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कहा जा रहा है कि इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.6 रही। हालांकि राहत की बात यह रही कि इससे वहां कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पिछले हफ्ते ही 18 मई को मैक्सिको में 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया था। इटली के रोमगाना समेत कई इलाकों में आई बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहां हुई भारी बारिश से हाल बेहाल है। लोगों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई मकान पानी में डूब चुके हैं। हालांकि सरकारी एजेंसियां प्रभावितों की मदद में जुटी हुई हैं। अफ्रीकी देश केन्या, सोमालिया और इथियोपिया में भूखमरी का सामना कर रहे करीब 4 करोड़ लोगों की मदद के लिए यूएन की ओर से बड़ी मदद का ऐलान किया गया। यूएन वहां $2.4 बिलियन यानी करीब 2000 करोड़ रुपए की मदद देगा। ये सभी देश इन दिनों भयंकर सूखे और विस्थापन का सामना कर रहे हैं। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। कई बार जिंदगी दो राहे पर खड़ा कर देती है। तय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या चुने। लोरी के साथ भी यही हुआ। बचपन से कराटे चैंपियन बनना चाहती थी। 16 साल मेहनत भी की, लेकिन एक पांव खोने के बाद उसके लिए तय करना मुश्किल हो गया कि वो अब क्या करे। लेकिन उसने फिर से उठकर चलना स्वीकार किया और अब तमाम चुनौतियों के बीच वो बेहतरीन तीरंदाज है। एक पांव ही तो नाकाम हुआ है, उड़ान तो हौसलों को भरनी है। ये लोरी है, 19 साल की है, कराटे में चैंपियन बनना चाहती थी। 3 साल की नन्ही उम्र से ही कराटे सीखा, कई सुनहरे मेडल भी जीते।
लेकिन 16 साल कराटे सीखने के बाद वो इसमें कुछ बड़ा कर पाती, देश के लिए मेडल ला पाती। इससे पहले ही जिंदगी ने उनके साथ एक मजाक किया। एक एक्सीडेंट में लोरी ने अपना एक पांव खो दिया और कराटे का सफर यहीं खत्म हो गया। लेकिन सपना जिंदा रहा इन आंखों में, देश के लिए मेडल लाने का। लोरी ने खुद को एक और मौका दिया, कराटे छोड़कर तीर धनुष उठा लिया। जब मैं एक्सीडेंट से होके घर पे आई थी तो तो उसके बाद से ऐसा लगता था नहीं यार अब जिंदगी नहीं है, कुछ लाइफ नहीं है, अब कुछ कर भी नहीं सकती। पढ़ के ही एक डैड ने मम्मी ने बोला कि तुम पढ़ के ही आगे बढ़ सकते हो, पर थोड़ा बहुत होता है कि पढ़ाई में ठीक है चलो पढ़ाई ठीक है पर तुम खेलना भी, वो देखा जाएगा आगे। तो मेरे डैड ने ही सजेस्ट किया था कि तुम आर्चरी क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे डैड ने ही एडमिशन करवाया सब कुछ। वो सोचते थे कि हाँ लोरी पढ़ने में ठीक है पर आगे आर्चरी में खेलना कूदने में उसको बहुत मन है, तो उनके उस पर खड़ी उतरी। पिता चाहते थे कि लोरी कराटे चैंपियन बने, बेटी के सपने को अपनी आंखों से जीते थे। पिता को भरोसा था कि जो बेटी कराटे में करीब 40 गोल्ड मेडल जीत कर ले आई, जो नेशनल लेवल पर खेल रही है, वो देश के लिए तमगा भी लाएगी। लेकिन पिता का ख्वाब अधूरा रह गया। डॉक्टर ने जब कहा कि लोरी का एक पांव काटना पड़ेगा तो वो फूट फूट कर रोई। लेकिन बेटी की आंखों में फिर सपना सजाया और उस सपने को एक बार फिर जीने लगी। लोरी के घर के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। पिता सड़कों पर चाउमीन का ठेला लगाते हैं। बेटी के इलाज के लिए अपनी जमीन पहले ही बेच चुके हैं। अब आर्चरी की ट्रेनिंग के लिए बहुत से पैसों की दरकार है। एक बेटी को आगे बढ़ाने के लिए और इसके मन में भी कुछ करने के लिए है, तो मैंने सोचा कि नहीं अब कुछ भी हो जाए मैं इसके लिए करूंगा। तो उस टाइम दवाई भी कराने के में ही मेरे पास काफ़ी कर्ज हो गया। तो मेरे पास छोटा सा एक प्लॉट था, उसको मैंने बेच दिया। बेचने के बाद से लोगों के कर्ज उतारे, फिर इसका कुछ पैसे खेल वगैरह में दिया मैंने। उसके बाद से फिर दवा ववा कराए, फिर मैंने इस पे ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने लगा। एक साल में ही लोरी आर्चरी में 3 से ज्यादा मेडल ला चुकी है। लोरी की प्रतिभा को पिता उड़ान देना चाहते हैं ताकि उसकी कामयाबी में अपना सुकून ढूंढ सके। सपना टूट चुका है, लेकिन दूसरे सपने ने आकार लेना शुरू कर दिया है। आर्थिक तंगी अभी भी लोरी के परिवार के सामने एक बाधा है, लेकिन पिता की आंखों में ख्वाब है, विश्वास है कि सारी बाधाओं को पार कर लोरी एक दिन देश के लिए ओलंपिक मेडल जरूर लेकर आएगी। कैमरामैन दलवीर के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की हो चुकी है शुरुआत। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। आईपीएल में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच शुक्रवार को दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। जो भी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी वो फाइनल में पहुंच जाएगी, जहां उसकी भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स से होगी। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय और के श्रीकांत का मलेशिया मास्टर्स में शानदार अभियान जारी रहा। इन खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल की। इसी के साथ उन्होंने मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे सीजन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यूपी के वाराणसी और लखनऊ समेत दूसरी जगहों पर 3 जून तक आयोजित किए जाएंगे। दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में निशानेबाज अवनी लेखरा ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में यह कामयाबी हासिल की। अवनी ने ट्वीट कर अपने प्रदर्शन पर खुशी जताई। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी उन्हें बधाई दी। भारत को एएफसी अंडर 23 एशियन फुटबॉल कप 2024 के क्वालिफायर के लिए ग्रुप जी में रखा गया। इसमें भारत के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव और चीन भी शामिल हैं। ये क्वालिफायर चीन में 6 से 12 सितंबर के बीच आयोजित किए जाएंगे। पर्वतारोही अस्मिता दोरजी ने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया। 39 साल की अस्मिता ने दुनिया के इस सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई करने में कामयाबी हासिल कर ली। वो झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली हैं और 3 अप्रैल को अपने इस मिशन की शुरुआत की थी। तो इसी के साथ मेरी यानी श्वेता झा के साथ न्यूज पथ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।